सो वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अब जो हम देखने वाले हैं वो है एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर नेक्स्ट यूनिट। और अभी हम देखने वाले हैं पर्टिकुलरली एक्सटेंशन ऑफ वेक्टर, जो हमारा नया यूनिट जो लास्ट यूनिट है उसका एक्सटेंशन लास्ट पार्ट जो है वो अब हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अब तक देख चुके थे वेक्टर का इंट्रोडक्शन और बाकी सब चीज़ें जो नेसेसरी थे हमारे लिए। अब हम जो देखने वाले हैं कर्व इन स्पेस। वो कर्व इन स्पेस क्या होता है, ये कब काम में आएगा, डायरेक्शनल डेरिवेटिव वगैरह ये सब के लिए काम में आता है। ऐसा समझ के चलो कि एक कोई भी ओरिजिन से कोई भी दो पॉइंट अगर हम ऐड करते हैं तो उस केस में ये सब देखने के लिए पर्टिकुलरली इसकी दो कंसेप्ट हमारे काम की है, बहुत काम की। एक तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलरली ये बात इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये है यहाँ पर कि v बार इज इक्वल टू डी आर बार बाई डी टी। आर इज नथिंग बट द मूवमेंट, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट जो एक चीज़ सबसे बहुत बात इम्पॉर्टेंट है वो ये कि द फिजिकल सिग्निफिकेंस। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस के लिए द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द गिवन कर्व। ठीक, वेलोसिटी जो भी वेलोसिटी होगी वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी। थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। जस्ट इमेजिन कि आप गाड़ी चला रहे हैं और गाड़ी चलाते हुए आपकी गाड़ी स्लिप हो गई। इमेजिन गाड़ी स्लिप हो, गाड़ी स्लिप होती है आपकी, तो एग्जैक्टली कौन सी गाड़ी स्लिप, क्या स्लिप होता है? 100 में से 90 बार आपका सामने का पहिया जब आप टर्न करते हो तो पीछे का पहिया उसके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और वो स्लिप हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा हूँ मैं? सामने का पहिया आप जब टर्न करते हो तो पीछे का पहिया उसका टायर जो है वो उसके साथ क्या नहीं कर पाता, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता और वो स्लिप हो जाता है। इसी को मैं कैसा रेस कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से देखना। आप सीधे जा रहे हो, सीधे जाते हुए आपने लेफ्ट में टर्न लिया। लेफ्ट में टर्न लेते हुए आपकी गाड़ी का पहिया टर्न नहीं हो पाया, आपकी गाड़ी का पहिया टर्न नहीं हो पाया, समझे? और आपकी गाड़ी स्लिप हो गई। तो वो स्लिप कैसी होगी? अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। आपकी गाड़ी स्लिप हो गई उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में पहले से आप मूवमेंट कर रहे थे। यानी आप जो सीधे जा रहे थे और आपने लेफ्ट टर्न किया तो आपका पीछे का पहिया जो है वो उसी स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा है। यानी जो आपकी पहली वाली डायरेक्शन थी वही डायरेक्शन ये पहिया अभी कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चों, इस टाइम पे ऐसे सिचुएशन में हम इसको कैसे एनालाइज करें? हम इसको ऐसे एनालाइज करते हैं कि ये जब भी सिचुएशन आए तो वो गाड़ी हमेशा ओरिजिनल अपना डिस्टेंस फॉलो करती है। यानी इसका मतलब मैं ये समझ के चलूँ कि आपकी गाड़ी जो ओरिजिनल अपना था वो रूट वो फॉलो कर रही है, लेकिन वो जो ओरिजिनल रूट है वो अभी, क्या कह रहा हूँ ध्यान से सुनना, वो जो ओरिजिनल रूट है वो अभी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। वो जो ओरिजिनल रूट है वो अभी एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है बच्चों? वो परपेंडिकुलर है अपने, किसको परपेंडिकुलर है? वो परपेंडिकुलर है जो टर्न लिया उसको परपेंडिकुलर है। यानी ज़रा सा इमेजिन करो, आपने टर्न लिया और आप सीधे जा रहे, ये जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। इसीलिए हमेशा ये बात याद रखना कि द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर, ठीक है, टू द गिवन कर्व, जो भी होगा टू द गिवन कर्व। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यही हमारे लिए बहुत बार काम में आने वाला है। सो इसको ज़रा ध्यान से देखना और इसको ज़रा ध्यान से इमेजिन करना। तो अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? द कर्व क्या है? परपेंडिकुलर है। कैसा परपेंडिकुलर है वो कर्व?
वेलोसिटी क्या है, परपेंडिकुलर है, किसको परपेंडिकुलर है, कर्व को परपेंडिकुलर है, और जो भी कर्व होगा उसको वो परपेंडिकुलर ऐसा समझ के चलो। एक्सेलरेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी होगी उसका डेरिवेटिव ले लो। अब यूनिट वेक्टर आप बहुत अच्छे से ये भी जानते हैं कि वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर। सो ये फंडामेंटल चीज़ें हैं, सो उस पर हम ज़्यादा वक्त नहीं लगा देंगे। आप बहुत अच्छे से जानते हैं इन सब चीज़ों का वैल्यू क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। इतना ही नहीं, आपको ये सब चीज़ें पता भी है, बेसिक चीज़ें हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। सो उसके ऊपर उतना ध्यान ना देते हुए मतलब अब हम आगे मूवमेंट करना चालू करते हैं। सो अब आगे मूवमेंट करने के लिए ध्यान से देखना, कुछ फार्मूले हैं पर्टिकुलरली, ये फार्मूले यूनिट टेंजेंट वेक्टर, ये भी हम बताएं। हाँ, यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब एक तो टेंजेंट वेक्टर मतलब वेलोसिटी, यूनिट टेंजेंट वेक्टर मतलब वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। ये अभी मैं बता दूं, लेकिन तब भी मैं ये इसको एक्सप्लेन करूँगा पर्टिकुलरली जब मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा कब, डायरेक्शनल डेरिवेटिव में या उसके पहले ग्रेडियंट में। तो जो ग्रेड फाई होता है वो हमारा जो सरफेस होता है उसको नॉर्मल होता है, यानी ग्रेड फाई का डायरेक्शन हमेशा नॉर्मल टू द गिवन सरफेस होती है। अब ग्रेड फाई का डायरेक्शन, ग्रेड फाई मतलब डेल्टा, जो सेकंड नंबर का पॉइंट है ना वो, तो उसको क्या कहेंगे, जब ये नॉर्मल होता है तब डेल्टा अपॉन मॉडुलस ऑफ डेल्टा या ग्रेड फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेड फाई, तो इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर। लेकिन कैसा यूनिट वेक्टर, वो ऐसा यूनिट वेक्टर जो नॉर्मल हो टू द गिवन सरफेस, ठीक है। देन द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो वो तो है, ये भी चीज़ में ग्रेडियंट जब आएगा या तब मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। एक चीज़ जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो टेंजेंशियल एंड रेडियल एक्सेल, टेंजेंशियल एंड रेडियल ट्रांसफर डायरेक्शन या रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, ये दोनों चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है। तो वो दोनों चीज़ें भी मैं जब हम प्रॉब्लम एक्सप्लेन करेंगे तब मैं इस चीज़ों को आइडेंटिफाई करूँगा, ठीक है। तो आगे बढ़ता हूँ। पहला प्रॉब्लम, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर, फाइंड द यूनिट टेंजेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व दिया है x इक्वल टू वाई इक्वल टू एंड जेड इक्वल टू x इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2, y इक्वल टू 40 माइनस 5, z इक्वल टू 2t स्क्वायर माइनस 60, where t is any variable. Also determine the unit tangent vector at point t equal to 2. यूनिट टेंजेंट, मैंने पहले ही कहा टेंजेंट मतलब वेलोसिटी, यूनिट टेंजेंट मतलब वेलोसिटी निकालो, उसका यूनिट वेक्टर निकालो। तो सबसे पहले एक्स जो भी डिस्प्ले उस कर्व का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, वो कर्व मुझे एनालाइज करने के लिए सबसे पहले क्या किया, आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड, एक्स आई प्लस वाई जेड प्लस जेड सबसे पहले। नेक्स्ट आर इक्वल टू काइंड ऑफ वैल्यू पुट करनी आर की, यानी एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू पुट करनी। आंसर क्या मिला, एक्स वाई एंड जेड की वैल्यू पुट करने के बाद आंसर मिला आर बार इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 2i 40 माइनस 5j 2t स्क्वायर माइनस 60k। चल इतना भी हो गया। इतना होने के बाद नेक्स्ट थिंग क्या करनी, हो गया फाइंड। नेक्स्ट थिंग क्या करनी, नेक्स्ट थिंग अब हमारे सामने हमें क्या फाइंड आउट करना है, इतना हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है उसका सिग्निफिकेंस। उसका सिग्निफिकेंस कहने का मतलब कि अब हमें इससे क्या हो, अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है। इसका मतलब ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या फाइंड आउट करना है।
यूनिट टेंजेंट वेक्टर निकालना है, इसका मतलब टेंजेंट होना चाहिए, टेंजेंट होना चाहिए मतलब वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए मतलब डी आर बाई डी टी होना चाहिए। डी आर बार बाई डी टी हो गया तो इमीडिएट डी आर बार बाई डी टी से काम नहीं चलेगा, यूनिट वेक्टर है वो, यूनिट वेक्टर चाहिए तो उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा। चलो उसका यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा तो फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, और मैग्नीट्यूड निकालने के बाद ही मैं वो चीज़ क्या कर सकता हूँ, आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। यानी अब मैं प्रॉब्लम को समराइज कर रहा हूँ बच्चों। सबसे पहले मुझे डी आर बार बाई डी टी निकालना पड़ेगा, डन। वो डी आर बार बाई डी टी निकालने के बाद उस डी आर बार बाई डी टी के साथ हम निकालेंगे उसका मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद फिर हम निकालेंगे उसकी, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकालने के बाद फिर हम उसको उस फार्मूला में पुटअप कर देंगे। फार्मूला में पुटअप करने के बाद जो भी वैल्यू मिलेगी वहाँ पर जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे और हमारा प्रॉब्लम आसान हो जाएगा। इसे क्लियर? तो सबसे पहले डी आर बार बाई डी टी, तो आर डी आर बार बाई डी टी जो दी हुई वैल्यू है उसका डेरिवेटिव लिया तो 2ti प्लस 4j प्लस 4t माइनस 6k, इमीडिएट उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैग्नीट्यूड एज यू कैन सी आंसर आया 4 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट में 4 इंटू ब्रैकेट 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 13। अब इतना होने के बाद और बाहर ले लो क्योंकि रूट निकलेगा उसका, 2 इंटू ब्रैकेट 5t का स्क्वायर यानी तो 5 इसके अंडर रूट में 5t का स्क्वायर, 5t का स्क्वायर उसके साथ माइनस 12t प्लस 13। अब इतना हो गया तो इमीडिएट फिर वैल्यूज पुटअप कर दो। वैल्यूज पुटअप करने के बाद आंसर क्या मिला, टी कैप यानी वो टेंजेंट वेक्टर। तो टी कैप इज इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी कैप? टी कैप इज इक्वल टू 2ti प्लस 4j प्लस ब्रैकेट में 40 माइनस 6k ना होने के बाद नेक्स्ट डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखना स्क्रीन पर नजर रखना अपनी, इज नेक्स्ट इज इक्वल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ब्रैकेट अंडर रूट ऑफ 5t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 13। इतना हो गया। इतना होने के बाद जहाँ जहाँ टी वहाँ वहाँ 2 पुट कर दो। सो फाइनल आंसर आया 1/3 इन ब्रैकेट 2i प्लस 2j प्लस फिनिश। यहीं पे आपका प्रॉब्लम खत्म हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा उन्होंने या क्या निकालने के लिए कहा, वो है कि अगर आर बार बी ए यूनिट वेक्टर, अगर आर बार बी यूनिट वेक्टर in the direction of, sorry, r cap be a unit vector in the direction of r bar, then show that r bar cross dr bar by dt equal to 1 by r square, r cap plus dr cap by dt is equal to 1 by r square r bar into dr bar by dt. Okay, where r equal to modulus of r, चलो ठीक है। एंड सेकंड r क्रॉस डी आर बार बाई डी, आर क्रॉस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। चलो ठीक है। सबसे पहले आर कैप इज इक्वल टू आर बार डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ आर बार। इसका मतलब क्या कि आर बार मॉडुलस ऑफ आर बार इक्वल टू आर दिया हुआ है, वैल्यूज पुट करने के बाद आर कैप इक्वल टू 1 बाय आर इंटू आर वन, डी आर कैप बाई डी टी 1 बाय आर इंटू डी आर बार बाई डी टी माइनस 1 बाय आर स्क्वायर डी आर बार बाई डी टी इंटू आर। ये क्या है बच्चों? एक्चुअल में देखो इन्होंने क्या किया, प्रोडक्ट रूल लगाया। कौन सा प्रोडक्ट रूल? पहले आर को कांस्टेंट रखा, फिर डेरिवेटिव किसका लिया, फिर डेरिवेटिव लिया डी आर बार बाई डी टी का, यानी आर बार का डेरिवेटिव लिया वो आया डी आर बार बाई डी टी। नेक्स्ट माइनस 1 बाय आर स्क्वायर एज इट इज ना, 1 बाय आर का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय आर स्क्वायर और उसका डेरिवेटिव इंटरनल क्वांटिटी का डेरिवेटिव डी आर बाई डी टी इंटू आर बार एज इट इज। अब इसको अगर मैं आर कैप से मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस प्रोडक्ट लूँ उसका, जो कि मुझे बताया गया है, तो क्या होगा? तो ध्यान से देखना, मल्टीप्लाइंग यानी टेकिंग क्रॉस प्रोडक्ट विथ आर कैप ऑन बोथ साइड्स। तो आर कैप इंटू डी आर कैप बाई डी टी इक्वल टू आर कैप इंटू द ब्रैकेट। सो आर कैप इंटू 1 बाय आर बाहर निकला है। क्यों 1 बाय आर बाहर निकला है? क्योंकि बच्चों 1 बाय आर ये मैग्नीट्यूड है, स्केलर है, इसका इन सबसे कुछ लेना देना नहीं। तो आर कैप इंटू डी आर बार बाई डी टी
माइनस 1/r² अगेन बाहर, आर कैप डी आर बार बाई डी टी फिर से बाहर, डी आर बाई डी टी बाहर क्योंकि वो मैग्नीट्यूड का डेरिवेटिव, इसलिए आर कैप क्रॉस आर, आर कैप क्रॉस आर बार। मैं यही चीज़ जो है आगे देख रहा हूँ, सो सी केयरफुली। ये क्या हुआ, 1/r इंटू आर, 1/r बाहर निकला, ठीक है। अब ये सब चीज़ होने के बाद जरा नीचे देखो, आर कैप क्रॉस डी आर बार बाई डी टी माइनस 1/r³ डी आर बार बाई डी टी आर कैप क्रॉस आर कैप। ये क्या हुआ, फिर से बता दूँ ज़रा सा मैं बच्चों, जहाँ जहाँ आर कैप था वहाँ वहाँ पे उसने 1/r इंटू आर कैप आर बार, यानी यहाँ पर था तो 1/r इंटू आर, ठीक है। 1 जो भी आर कैप था वहाँ पर उसने मेंशन कर दिया। अब ये वहाँ पर 1/r इंटू आर कैप अगर मैं मेंशन करूँ, 1/r इंटू आर बार अगर मैं मेंशन करूँ आर कैप की जगह पर, तो वो उससे मल्टीप्लाई किया। अब उससे मल्टीप्लाई किया मतलब क्या, देखो 1/r इंटू आर कैप, अंदर की चीज़ एज इट इज़। अब अंदर की चीज़ एज इट इज़ हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 1/r² आर बार इंटू डी आर बार बाई डी टी, पहला छोड़ दो, माइनस 1/r² डी आर बार बाई डी आर बाई डी टी एज इट इज़, आर बार किसका क्रॉस किसके साथ, आर बार के साथ। लेकिन ये दोनों का क्रॉस एट ए टाइम वो हमेशा, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि दोनों का डॉट कुछ न कुछ आंसर, फिजिबल आंसर देगा। दोनों का क्रॉस हमेशा ज़ीरो आंसर देगा क्योंकि वो दोनों के बीच में का एंगल ज़ीरो हो जाता है। सो ये ज़ीरो हो जाने के बाद अब आंसर आया 1/r² इंटू आर बार क्रॉस डी आर बार बाई डी, LHS इज इक्वल टू RHS। यहीं पर वो प्रॉब्लम हम क्या करते हैं, वो वाइंड अप करते हैं। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो बड़ी आसान है। अब R एक यूनिट वेक्टर होने के कारण नेक्स्ट आपको क्या प्रूव करना है, R एक यूनिट वेक्टर होने के कारण ध्यान से देखना, अब R इज अ यूनिट वेक्टर, आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर, ज़रा ध्यान से देखना। अब R इज यहाँ, अब आर कैप अगर मुझे उसका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मॉडुलस लेना है, ठीक है। अब R उसका यूनिट वेक्टर हो गया, तो सिंस R इज अ यूनिट वेक्टर that is a vector magnitude dr bar by dt must be perpendicular to r, obvious। अब अगर वो परपेंडिकुलर होगा तो वो परपेंडिकुलर है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 90 डिग्री। तो मैं क्रॉस प्रोडक्ट का फंडामेंटल फार्मूला यूज़ करता हूँ। सिंस मैं उसका मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ तो मैं उसका डायरेक्शन देखने का ट्राई नहीं करूँगा। इसका मतलब आर का मॉडुलस डी आर बार बाई डी टी का मॉडुलस इंटू साइन थीटा, यानी 90 डिग्री, साइन 91। आर जो खुद यूनिट है, इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी 1, अंडरस्टूड, उसका मैग्नीट्यूड भी 1, इसका मतलब पहले का मैग्नीट्यूड 1 और बचा क्या है, डी आर बार बाई डी टी। यही तो चीज़ बची है मॉडुलस उसके साथ, तो वही चीज़ है LHS इक्वल टू RHS। नेक्स्ट, अ पार्टिकल ऑन द कर्व x इक्वल टू 2t² माइनस 2, y इक्वल टू t² माइनस 4t and z इक्वल टू 3t माइनस 5, where t is the time, find the component of velocity and acceleration at time t equal to 1 in the direction of I minus 3j plus 2k। अब इमीडिएटली r की जो भी वैल्यू है x एंड y एंड z की, वो वैल्यू पुट करने के बाद r मिला 2t² I प्लस 4t t² माइनस 4tj प्लस 3t माइनस 5k। इमीडिएटली वेलोसिटी लो उसकी, यानी डेरिवेटिव लो उसका, डेरिवेटिव लेने के बाद एक्सेलरेशन लो उसका, डेरिवेटिव मिला यानी वेलोसिटी मिली v बार इक्वल टू 4ti प्लस 2t माइनस 4j प्लस 3k। एक्सेलरेशन मिला f इक्वल टू f बार इक्वल टू 4i प्लस 2j। इतना हो गया। नाउ अब t इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करना है, तो t इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करो तो मुझे v मिला, v बार मिला 4i माइनस 2j प्लस 3k एंड एक्सेलरेशन मिला 4i प्लस 2j। इज इट क्लियर? अब यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ, किसके डायरेक्शन में, i माइनस 3j प्लस 4k। अब इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो इसका वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो वेक्टर है i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1² प्लस 3² प्लस 2², यानी अंडर रूट ऑफ 14। अब ये अंडर रूट ऑफ 14 आया तो अब क्या होगा,
कंपोनेंट पूछा, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा मुझे? कंपोनेंट पूछा, इसका मतलब मुझे वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय यानी डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, जो भी वेक्टर बोला वो वेक्टर। इज इट क्लियर? तो वेलोसिटी का कंपोनेंट निकालने के लिए पूछा, तो जो भी आंसर आया है वो आंसर मुझे देखना पड़ेगा। यानी आंसर है, ध्यान से देखना, इसके साथ तो डॉट प्रोडक्ट लेना है, उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है मुझे, जो ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ i माइनस 3j प्लस 2k इसके साथ, यानी इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14 के साथ, यानी वी बार का डॉट प्रोडक्ट इसके साथ। तो क्या मिला? 4i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 3j प्लस 2k डिवाइडेड बाय अंडर रूट 14। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेने के बाद 4 प्लस 6 प्लस 6 16 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 14, यानी 8 अंडर रूट ऑफ 14 डिवाइडेड बाय 7। अब द कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अगर निकालना पड़े तो वो उसी प्रेसिस मेथड से आया, माइनस अंडर रूट ऑफ 14 बाय 7। सो बच्चों ये वेरी वेरी इजी है, फर्क सिर्फ इतना है कि थोड़ा ध्यान देकर इसको देखना पड़ेगा। यूनिट वेक्टर क्या, स्टेप बाय स्टेप चलना तो ही आगे जा पाओगे। ये IFB प्रॉब्लम है, ध्यान से देखना। A particle moves in the plane with constant angular velocity omega about origin. The rate of increase of acceleration is wholly radial. Show that dr bar by dt d2r by dt square equal to 1 by 3 r omega square. चलो, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, अब ये एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इसका एक सेपरेट इंडिपेंडेंट फार्मूला है। मैं काम करता हूँ वो इंडिपेंडेंट फार्मूला ग्रुप पे पोस्ट कर दूँगा बाद में, ठीक है? तो चलो, एफ बार इक्वल टू उसका फार्मूला दिया हुआ है आर डबल डॉट, यानी 2 बार आर का डेरिवेटिव माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर इंटू आर कैप प्लस आर थीटा डबल डॉट प्लस 2 आर डॉट थीटा डॉट एस कैप। अब ये क्या हुआ बच्चों? ये है रेडियल डायरेक्शन एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन। रेडियल डायरेक्शन मतलब जो रेडियस वेक्टर के पास जाती है वो, ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर जो जाती है वो। इतनी बात याद रखना कि वो जो 90 डिग्री परपेंडिकुलर जाने वाला है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होना चाहिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को, ठीक है ना? तो अब ज़रा ध्यान से देखना कि जब ये एक्सेलरेशन मेरे साथ है तो अब मुझे ये क्या कहा है उन्होंने कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब ये कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी क्या चीज़ है? आपने ये बहुत बार देखा भी होगा, सुना भी होगा, लेकिन मेरा फर्ज है तो मैं रिपीट कर देता हूँ। कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब आपका, आपने कभी घड़ी ध्यान से देखी होगी तो देखा होगा कि जो भी आवर्स है उसके बीच का डिस्टेंस एग्जैक्ट परफेक्ट रहता है। यानी सेकंड जो काटा है आपका, वो जो सेकंड की घड़ी है वो सेकंड बराबर उसी फ्लो से बढ़ता है, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, ऐसा करते करते पूरा 60 कवर करता है। अब वो 60 कवर कर रहा है, इसका मतलब थोड़ा ध्यान से देखोगे तो वो 60 डिवाइडेड कितने में है? 12 में डिवाइडेड है 60, यानी आपकी घड़ी पे आपको सिर्फ 12 दिखता है। अगर 12 में 60 डिवाइडेड है तो इसका मतलब मैं ये समझ के चलता हूँ कि 60 डिवाइडेड बाय अगर 12 करो तो 5 डिग्रीज का हर एक का स्ट्रक्चर होता है ना, ऐसा स्ट्रक्चर 5 डिग्रीज का। यानी अगर मैं कंसिडर करके चलूँ तो वो एक जो सेकंड है, इसका मतलब मैं मेरे हिसाब से अगर वो परफेक्ट राउंड है तो वो 5 डिग्री इतना कवर कर रहा है, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। ज़रा इमेजिन करो तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यानी डिग्री के समय जस्ट एक कंक्लूजन बोल रहा हूँ आपको, 60 डिवाइडेड बाय 5, तो यानी 5 का जंप। डिग्री ये शब्द कभी अचरज लगे तो भूल जाना हो, मैं ये सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ आपको क्योंकि वो राउंड है, इसके साथ मैं को रिलेट करने का ट्राई करूँ तो वो धीरे धीरे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे बढ़ जाएगा। इसका मतलब ऐसा कि वो स्टेप बाय स्टेप उसको कवर करेगा। यानी कहने का मतलब ये कि वो स्टेप बाय स्टेप कवर करेगा, इसका मतलब कि वो हर बार 5 का जंप मारता है। जब वो हर बार 5 का जंप मारेगा, चाहे कभी भी देखो आप, तो वो बराबर 5 का जंप मारेगा। इसका मतलब मैं ये एनालाइज करके चलता हूँ कि अगर वो 5 का जंप हर बार मारेगा
तो वो हर बार खुद को परफेक्ट वे से मूवमेंट में ला रहा है, स्पीड के हद तक बोलूँगा मैं, परफेक्ट मूव हो रहा है। इज इट क्लियर? हम उसको उठा दो, घड़ी को उठा दो और ये सब उठा देना, लेकिन वो घड़ी के नंबर्स कायम रखना, वो मिनट काटा उठा देना, बाकी सब उठा देना, कोई भी एक वहाँ पर एज इट इज इमेजिन करने के लिए रखो। अब इमेजिन करो कि वो 5-5 के बाद जंप मार रहा है हर बार, तो वो ऐसा इमेजिन करो कि वो जो एंगल है वो मूव हो रहा है। तो अब मुझे बोलो वो एंगल कैसा मूव हो रहा है? एग्जैक्ट सेम स्पीड से वो मूव हो रहा है। इसका मतलब जब भी एक एंगल मूव करते हुए कंटिन्यू सेम स्पीड से मूव करता है, तब उस वेलोसिटी को कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये धक्का खा के नहीं चल रहा है, ये कांस्टेंट मूव हो रहा है। ये एंगल जो है ना वो कांस्टेंट मूव हो रहा है, यानी ये कर्व कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ना देखते हुए आपको इस कर्व को कहाँ देखना पड़ेगा? आपको इसको पोलर कोऑर्डिनेट में देखना पड़ेगा, और वो पोलर में एग्जैक्टली परफेक्ट स्टेप से क्या हो रहा है? मूव हो रहा है। अब मैं इसको और पॉसिबल वे से एनालाइज करने का ट्राई करूँ तो वो कैसा करूँगा? तो पॉसिबल ऑल वेज से ट्राई करूँ तो मैं क्या देखूँ, ज़रा ध्यान से देखना कि अगर वो कांस्टेंट वे से मूव कर रहा है तो उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। अगर उसका डेरिवेटिव ज़ीरो होगा तो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा डॉट। क्यों थीटा डॉट? क्योंकि थीटा मूव कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी, यानी डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू ओमेगा। कांस्टेंट है वो, तो डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू जीरो हो गया, तो इसका मतलब कांस्टेंट है, तो इसका मतलब थीटा डबल डॉट इक्वल टू जीरो। इसका ही मतलब ये हुआ कि ये सब चीज़ तभी पॉसिबल है जब थीटा डबल डॉट, यानी अगर ओमेगा, अगर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो डी थीटा बाई डी टी मतलब थीटा डॉट इक्वल टू कांस्टेंट है, तो थीटा डबल डॉट इक्वल टू क्या होगा? ज़ीरो होगा। वंस थीटा डबल डॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा तो इमीडिएटली अब ज़रा नेक्स्ट इस पे देखो कि क्या कह सकता हूँ मैं? तो मैं ये कह सकता हूँ कि रेडियल इवन, हाँ, तो फिर आर कैप एंड एस कैप आर द रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वो तो मैंने बता दिया। तो डिफरेंशिएटिंग थीटा डबल डॉट इक्वल टू जीरो वो भी हो गया। तो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 वी गेट, यानी उसमें से थीटा डबल डॉट जीरो कन्वर्ट करने के बाद जो भी बचेगा वो इक्वेशन 1, तो मुझे क्या मिला? आर डबल डेरिवेटिव दिया उसका, आर डबल डॉट, हाँ, आर डबल डॉट माइनस आर, हाँ, ये ओरिजिनल इक्वेशन में आर डबल डॉट था, अब आर ट्रिपल डॉट माइनस आर डॉट ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, आर कैप एज इट इज। नेक्स्ट इसमें पहला ब्रैकेट एज इट इज, आर कैप का डेरिवेटिव आर डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर डी आर कैप बाई डी टी। नेक्स्ट इसमें आर इंटू ज़ीरो था तो उसको भूल गया मैं, टू आर डॉट, उसकी जगह मैंने क्या कर दिया? आर, यानी वो आर डॉट की जगह आर डबल डॉट, और ओमेगा एज इट इज, एस कैप एज इट इज, टू ओमेगा आर डॉट एज इट इज डी एस कैप बाई डी टी, हर एक का डेरिवेटिव लिया। अब वी नो दैट डी आर बार बाई डी टी इक्वल टू थीटा डॉट एस कैप मतलब ओमेगा एस, एंड डी एस कैप बाई डी टी इक्वल टू माइनस थीटा डॉट आर कैप, यानी माइनस ओमेगा आर कैप। ये सब्सटीट्यूट करने के बाद, ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने के बाद जब मैं आर कैप एंड एस कैप अलग निकालूंगा, क्या कह रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है ना? जब मैं आर कैप एंड एस कैप क्या करूँगा? अलग निकालूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? आर कैप एंड एस कैप जब मैं अलग निकालूंगा तब मेरा प्रॉब्लम पूरा क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इतना ही आइडेंटिफाई करना है कि आर कैप और एस कैप जब अलग निकालेंगे हम तो हमारा प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान से देखना, तो मुझे मिला क्या? आर ट्रिपल डॉट माइनस 3r डॉट ओमेगा स्क्वायर आर कैप और 3r डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ओमेगा एस कैप। अब the rate of increase of acceleration, the rate of increase of acceleration is parallel to
कौन से इसको कहा है, द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्सेलरेशन, यहाँ पर ध्यान से देखना, इज होली रेडियल यानी पैरेलल टू रेडियस वेक्टर। अगर वो रेडियल वेक्टर के पास है यानी पूरा एक्सेलरेशन रेडियल वेक्टर के पास जा रहा है, इसका मतलब ट्रांसवर्स कंपोनेंट जीरो होगा। तो अगर ट्रांसवर्स कंपोनेंट जीरो होगा तो ट्रांसवर्स कंपोनेंट क्या है, यस क्या पूरा जीरो होगा, मतलब 3r डबल डॉट माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर ओमेगा इक्वल टू जीरो। इसका मतलब 3r डबल डॉट इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब r डबल डॉट इक्वल टू 1/3 आर ओमेगा स्क्वायर, इसका मतलब d2r/dt स्क्वायर इक्वल टू 1/3 आर ओमेगा स्क्वायर। यहीं पे प्रॉब्लम खत्म। अंडरस्टूड। तो आज के लिए मैं यहीं पर रुकता हूँ। कल के क्लास में ग्रेडियंट भी एक्सप्लेन करेंगे और उसके आगे वाला पार्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।